वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अरदास, विनय, विनती, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। आइए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका से दो चीजें पता चलती हैं। पहली तो ये कि हमारे भारतीय संविधान के प्राधिकार या अधिकार का स्रोत क्या है, और दूसरी चीज ये कि इससे ये पता चलता है कि संविधान को स्थापित करना और आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्य जो है कि संविधान क्यों बन रहा है और कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब उद्देश्य जो है उद्देशिका में ही लिखे गए हैं। आइए उद्देशिका को एक बार देख लेते हैं। उद्देशिका में कहता है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें से हर एक शब्द की अपनी एक मीनिंग है। आइए उस मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले ये कहता है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है जो भारत का संविधान है उसका निर्माण जो है ये भारत के लोगों के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया गया है। यानी कि भारत के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि चुने और उन लोगों ने संविधान का निर्माण किया है। तो इसीलिए एक तरह से कहा जाए कि भारत के लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान का निर्माण किया है। भारत के लोग जो है उन्हीं लोगों ने संविधान का निर्माण किया है। किसी राजा या किसी बाहरी आदमी ने उन्हें ये संविधान दिया नहीं है। ये बेसिकली भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया है। यहाँ पे हम भारत के लोग, इस शब्द से इनका ये मतलब है। आगे है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है इसका मतलब होता है लोग जो हैं या भारत की जो सरकार है वो हर मामले पर, अपने से जुड़े हर मामले पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी की गुलाम नहीं है। कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई ये नहीं बता सकता कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए किस मामले पर। सब कुछ जो है, सारा अधिकार जो है ये भारत के लोगों के पास है, भारत के संविधान के पास है, भारत की सरकार के पास है। कोई भी बाहरी शक्ति के आदेश के अधीन नहीं है हम लोग। ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। फिर आता है समाजवादी। समाजवादी शब्द का मतलब होता है कि देश में जो भी संपदा है, जो भी सरकारी जमीन है, उद्योग धंधे हैं, जो भी चीजें हैं, उन सब से जुड़े जो कायदे कानून जो है वो ऐसे बनाए जाएंगे कि उसमें असमानताएं ना हो, जो संसाधनों का जो है बराबर समुचित वितरण हो। ये चीज होती है समाजवादी का मतलब। पंथ निरपेक्ष, अगला जो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सारे नागरिकों को कोई भी धर्म मानने की पूरी तरह से आजादी है, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, मतलब देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। देश जो है सभी धर्मों के लोगों को संरक्षण प्रदान करेगा, उनकी मान्यताओं का सम्मान करेगा बस, लेकिन अपना कोई धर्म मानेगा नहीं। ये होता है पंथ निरपेक्ष का मतलब। फिर लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब होता है? लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है सरकार का एक ऐसा स्वरूप होगा जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, उनको अपना राजा चुनने का अधिकार होगा। यानी कि जैसे हम लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनते हैं, जो हमें अपने विधायक चुनते हैं और सांसद चुनते हैं, ये जो वो है क्या कहते हैं, ये प्रोसेस जो है या जो ये जो सुविधा दी गई है, जो अधिकार दिया गया है हमें, ये इसका मतलब होता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का बेसिक जो मतलब होता है ऐसे कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का ही शासन, यानी जनता के द्वारा चुना गया जनता का शासन जो कि जनता के लिए ही है, ये मतलब होता है। गणराज्य का मतलब होता है जो हमारे यहाँ के शासन का प्रमुख है, जो हेड है, वो जो है जनता के द्वारा चुना जाएगा, किसी वंश या किसी राज खानदान का नहीं होगा। इसके अंदर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है ये पहले नहीं था। ये जो है ये दोनों शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष मूल संविधान में नहीं थे। इन दोनों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इसके अलावा एक अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसको अभी आगे एक बार और डिस्कस करेंगे। आगे, तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी हमारे देश के समस्त नागरिकों को, जो हमारा देश है उसके सभी नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन तरह के न्याय होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीन तरह के न्याय जो है हमारा संविधान जो है हमें देता है। ये हम याद रखेंगे तीनों की, कौन कौन से न्याय इसने दिए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये ऐसे ही पूछा जाता है। 5 तरह की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इनका भी नाम रखेंगे। 2 तरह की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। आइए एक बार इसमें से और कुछ चीजों का मतलब देख लेते हैं। न्याय का मतलब जो होता है, बेसिकली यहाँ पे न्याय की बात करी गई है, इसका क्या मतलब होता है, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह का जो चीज है, या किसी भी तरह का जो है सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं स्वतंत्रता का, जो यहाँ पे स्वतंत्रता इन लोगों ने कहा है, इसका मतलब ये होता है नागरिक जो है कोई भी अपना विचार अभिव्यक्त करने के लिए, कोई भी बात रखने के लिए, कोई भी चीज में विश्वास करने के लिए, कोई भी धर्म मानने के लिए और किसी भी देवता की उपासना करने के लिए स्वतंत्र है। इसका यहाँ पे स्वतंत्रता का ये मतलब होता है। समता की यहाँ पे कहा है इन लोगों ने, समता, 2 तरह की समता दी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसमें समता का मतलब ये है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, यानी रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। यहाँ पे पहले से ही चली आ रही सामाजिक असमानताएं जो हैं, जो पहले भेदभाव था, उनको समाप्त करने से यहाँ पे मतलब है समता के मतलब उन सबको समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार जो है हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी या व्यवस्था करेगी, ऐसा जो है यहाँ पे समता से मतलब है। ये उद्देश्य है बेसिकली हमारे संविधान का, कि हमारा संविधान क्यों बनाया गया है। और यहाँ पे आया है बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है। बंधुता मतलब हम सभी ऐसा आचरण करेंगे जैसे हम लोग सभी एक परिवार का सदस्य हैं। कोई भी नागरिक अपने आप को दूसरे नागरिक से कम या ज्यादा ना समझे। इतनी सारी चीजें हमारे संविधान के द्वारा हमें प्रदान करने की कोशिश की गई है। आगे इसमें दिया है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब जो है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, ये हमने स्वीकार कर लिया था। और 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं इसी के उपलक्ष्य में। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वो होगा आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को उन्होंने कहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा है। अदरवाइज संविधान की आत्मा जो है वो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब तक प्रस्तावना को सिर्फ एक बार संशोधित किया गया है और वो है 42वां संशोधन 1976। ये हम याद रखेंगे। इस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आगे है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र का जो प्रावधान है ये है हमारे भाग 1 के अंतर्गत, और आर्टिकल जो है 1 से 4 तक जो है ये हमारे देश के बारे में, हमारे देश और उसके राज्यों के बारे में प्रावधान करते हैं। हमारे संघ और राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख है वो भाग 1 के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में उल्लेखित है। सबसे पहले है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 के तहत इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा। इसको ऐसे ही हम लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो इंडिया या भारत, ये दोनों नाम हमें लिखे गए हैं हमारे आर्टिकल 1 में। ये राज्यों का एक संघ होगा, ऐसा हमारा आर्टिकल 1 बताता है हमें। इसके अंदर जो है हमारे जो भी राज्य हैं, राज्य क्षेत्र हैं, यूटी हैं, ये सब कुछ आते हैं और इनके बारे में अनुसूची 1 में दिया गया है कि कौन कौन से राज्य, कौन कौन से यूटी या कितना राज्य क्षेत्र जो है भारत देश के अंदर आएगा, ये चीज़ है, या भारत संघ के अंदर आएगा। ये बात जो है अनुसूची 1 में बताई गई है, जिसका डिस्कशन हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? ये नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में प्रावधान करता है। नए राज्यों का जो प्रवेश है और स्थापना, ये जो है इसका अधिकार संसद को होता है। आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 जो है नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों को घटाना, बढ़ाना, उनको आपस में मिला देना, उनको काटना, उनका सीमा निर्धारण करना, एक क्षेत्र को काट के दूसरे में मिला देना, उनका नाम परिवर्तन करना, ये सब करने का जो अधिकार है, ये सब काम करने के बारे में जो प्रावधान है,
ये जो है आर्टिकल 3 में लिखे गए हैं और इसका भी अधिकार संसद को है। इस आर्टिकल से संबंधित एक बात याद रखनी जरूरी है कि अगर कोई भी राज्यों के निर्माण से संबंधित कोई भी परिवर्तन अगर किया जाता है, जैसे किसी राज्य के क्षेत्र को घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है, मान लीजिए अगर यूपी के ही राज्य क्षेत्र को काट के 2 राज्य बनाए जाते हैं या उसके क्षेत्र को बढ़ाना है, कोई अगल बगल के राज्य से एक आधा जिला लेके हम लोग थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं या एक आधा जिला मध्य प्रदेश को दे के हम लोग अपने राज्य को छोटा करना चाहते हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश प्रभावित तो होगा ही उससे। तो ऐसा करने से पहले, ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले कि नए उत्तर प्रदेश में या किसी भी नए राज्य में हम लोग कोई परिवर्तन करने वाले हैं, ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। ऐसा कोई भी बिल संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है और राष्ट्रपति जो है उस राज्य से बात करेंगे, उस राज्य से पूछेंगे, अपना मत रखने को कहेंगे कि इतने समय के अंदर, एक समय निर्धारित करेंगे, इतने समय के अंदर आप अपना मत रखें कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, आपको घटाया बढ़ाया या कहीं आप 2 राज्यों को मिला के आपको बड़ा राज्य बना दिया जाएगा, आपको काट के 2 राज्य बना दिया जाएगा, आपकी सीमा परिवर्तन या आपका नाम परिवर्तन होने वाला है, तो इस बारे में अपना मत रखिए। अब राज्य क्या मत रखता है इससे संसद को कोई मतलब नहीं है, वो चाहे तो उसके बाद भी उनको राज्य को नाम परिवर्तन या फिर सीमा परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इससे संबंधित सारे अधिकार संसद को ही हैं, ये बात हमें याद रखनी जरूरी है। फिर आर्टिकल 4 आता है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अधीन निर्मित कोई भी कानून आर्टिकल 368 के प्रयोजनार्थ इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 368 जिसके तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि भारतीय संसद भारतीय संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके लिए विशिष्ट बहुमत की जरूरत होती है। ये जो है आर्टिकल 2 और 3 के तहत, आर्टिकल 2 यानी नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अगर करना चाहती है संसद और नए राज्यों का अगर निर्माण करना चाहती है संसद, तो इसके लिए किए गए जो संविधान में परिवर्तन है वो आर्टिकल 368 के तहत किए गए परिवर्तन नहीं माने जाएंगे, यानी संविधान का संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी कि अगर एक लेमन भाषा में बात करें, साधारण भाषा में बात करें, मोटा मोटी अगर ये हम समझना चाहें कि कहना क्या चाह रहा है, तो ये कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना और राज्यों के निर्माण से संबंधित नियम बनाने के लिए संसद को विशिष्ट बहुमत की नहीं, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा ऐसा संशोधन किया जा सकता है और उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान में संशोधन यानी 368 के तहत किया गया संशोधन नहीं माना जाएगा। बस इतना से ये कहने की कोशिश कर रहा है। राज्यों के गठन से संबंधित क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब राज्यों के गठन से मतलब क्या है? जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय कुछ 2 तरह के राज्य थे हमारे देश में। एक तो वो थे जिन पे अंग्रेज शासन कर रहे थे और दूसरे ये थे जो देशी रियासतें थी जिनके ऊपर अंग्रेजों का शासन नहीं था, वो स्वयं स्वतंत्र थी। तो सरदार पटेल जी और वीपी मेनन जी ने मिलके देशी रियासतों को हमारे देश में विलय करा लिया, देशी रियासतों को हमारे देश में मिलवा लिया कि नहीं ठीक है, आप लोग जो है हमारे साथ मिल जाइए ताकि दोबारा कोई हम पे आक्रमण करके हमें गुलाम ना बना सके या आप लोगों को गुलाम ना बना सके। अगर हम लोग टूटे फूटे रहेंगे, पहले की तरह ही हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में रहेंगे, तो कोई भी आक्रमण करके हमें गुलाम बना लेगा। तो उसके बाद से जब सबका विलय हो गया आपस में, तो ये कहा गया कि फिर राज्यों का गठन किया जाए। इतने बड़े देश पे तो हम लोग एक साथ इतना बड़ा अकेला एक राज्य पे शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो राज्यों के गठन के लिए बात हुई तो उस समय कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं, लेकिन सब लोग इस बात से सहमत नहीं थे। तो राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, इससे संबंधित कुछ समितियां बनाएगी। भाषा के आधार पर करना है या प्रशासन की सुविधा के आधार पर करना है, इससे संबंधित कुछ समितियां बनाई गई। आइए उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बनाई गई भाषाई प्रांत आयोग या भाषाई प्रांत समिति बनाई गई। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन जो है जून 1948 में किया गया था और इसके अध्यक्ष एस.के. दर्जी थे। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी थी और इन्होंने ये कहा था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। तो बेसिकली है इसमें से अगर मोटा मोटी बात करें, इन्होंने ये जो है भाषाई प्रांत आयोग जो है या राज्य पुनर्गठन आयोग 1948 के जून में गठित हुआ। एस.के. दर्जी अध्यक्ष थे और इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और इन्होंने ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और समिति बनती है जिसे कहते हैं जेवीपी समिति। ये जेवीपी 3 जो है हमारे इस समिति के सदस्य थे। तीनों के नाम के इनिशियल्स को लेके ये नाम रखा गया है, जैसे जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग मिलके एक समिति बनाए। इन तीनों लोगों को रखा गया उस समिति में और इसका गठन जो है
दिसंबर 1948 में हुआ था। इस समिति का नाम इन्हीं के इनिशियल्स के नाम पे जेवीपी समिति रखा गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में सौंप दी थी और इन्होंने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो 2 समितियां ऐसी थी जिनमें ये कहा गया कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। तीसरी जो है एक और समिति बनती है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनता है। इसका गठन 1953 में किया जाता है। इसके अध्यक्ष जो है फजल अली होते हैं। इसके अंदर 2 और सदस्य होते हैं, KM पडिक्कर होते हैं और HN कुंजरू जी होते हैं। ये लोग अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपते हैं और ये लोग कहते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देना चाहिए। ऐसा ये करते क्यों है? क्योंकि 1953 में ही पोट्टी श्रीरामुलु जी की मृत्यु हो जाती है। पोट्टी श्रीरामुलु जी ये जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करने की मांग कर रहे थे। मतलब कह रहे थे तेलुगु भाषी लोगों को एक अलग से राज्य दे दीजिए, लेकिन सरकार मान नहीं रही थी। तो ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मौत हो जाती है और जो है उधर आंदोलन से हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन कर दिया जाता है और राज्य का नाम होता है आंध्र प्रदेश। इसका गठन होता है 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद से इन लोगों की रिपोर्ट आती है जो राज्य पुनर्गठन आयोग की, जो फजल अली की अध्यक्षता में थी। रिपोर्ट जो है 1955 में आती है और ये लोग कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। और इसके तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। राज्यों के गठन से संबंधित और राज्यों का गठन कर दिया जाता है। अलग अलग बहुत सारे राज्यों का आगे धीरे धीरे गठन होता जाता है और इसी 1956 जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है। इसी के तहत जो रिपोर्ट आती है और उस अधिनियम के तहत हमारे भारत देश में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। अब भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। जो क्षेत्रीय परिषदें, 5 क्षेत्रीय परिषदों का जो मुख्य अध्यक्ष होगा वो गृह मंत्री होता है। ये एक पदेन पद है, मतलब जो भी गृह मंत्री होगा उस समय का वो उसका अध्यक्ष माना जाएगा। यानी कि इस समय के जो है क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष इस समय श्री अमित शाह जी होंगे, जो कि अभी हमारे देश के गृह मंत्री हैं। अब इन क्षेत्रीय परिषदों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है और इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर जैसे राज्य और यूटीज आते हैं। दूसरा आता है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके अंदर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी जैसे राज्य और यूटीज आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके अंतर्गत बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्य आते हैं। आगे बात करें अगर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अंदर महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन दीव तथा दादर और नगर हवेली आते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में होता है और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर राज्य जो है इनके अंदर शामिल नहीं है। इनके लिए अलग से पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया है और इसका गठन जो है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत किया गया है। अब ये सारी क्षेत्रीय परिषदें और किसके अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कौन से राज्य का गठन कब हुआ था, यानी राज्यों के गठन का क्रम भी हम लोग याद रखेंगे। इससे संबंधित एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जो है मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। वो ट्रिक कुछ ऐसे होती है, अंधा गुजराती नाग हरी और हिमा की मेघमणि त्रिपुरारी को दिया। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन होता है, फिर गुजरात का होता है, गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र का हो जाता है, नाग मीन्स नागालैंड का होता है, हरी मीन्स हरियाणा का होता है, हिमा मीन्स हिमाचल प्रदेश का होता है, मेघ मीन्स मेघालय का और मणि मीन्स मणिपुर का होता है और त्रिपुरारी मीन्स त्रिपुरा का होता है। ये सारे राज्यों का क्रम ऐसे ही है। अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो ऐसे ही आप वो ट्रिक वाली वीडियो देख सकते हैं जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में। नागरिकता का प्रावधान जो है हमारे संविधान के भाग 2 में दिया गया है, जिससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 5 से 11 तक हैं। ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान करते हैं। सबसे पहले तो जो है हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके बारे में हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर आर्टिकल 5 है सबसे पहले संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब इसके अंतर्गत ये बात है, बेसिकली ये बात कही गई है, अगर मोटा मोटी बात करें तो कहा गया है कि जो कोई भी संविधान के प्रारंभ के समय यानी 26 जनवरी 1950 के समय भारत में जन्मा था या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था या कम से कम संविधान शुरू होने से 5 वर्ष पहले से भारत के अंदर रह रहा था, वो लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। संविधान की शुरुआत में नागरिकता से ये मतलब था।
आर्टिकल 6 था। आर्टिकल 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों के लिए नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। मतलब जो कोई भी अगर पाकिस्तान से भारत जो लोग आए उन लोगों के लिए नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान थे, ये सब जो है आर्टिकल 6 के अंदर लिखा गया है। इसमें बेसिकली ऐसा था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत में आ गए थे वो लोग जो है हमारे देश के नागरिक कहे जाएंगे। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई आया है तो कम से कम 6 महीने से रह रहा हो हमारे देश में तो भारत का नागरिक हो जाएगा। इससे संबंधित प्रावधान जो थे थोड़े मतलब पूरा डीप में जाकर हम लोग नहीं देखेंगे, हमें बस इतना सा याद रखना है कि संविधान में आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। फिर आर्टिकल 7 जो है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों के विषय में नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी कि जो लोग हमारे देश से पाकिस्तान चले गए तो उनकी नागरिकता का क्या होगा, ये जो है इसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 7 में है। इसके अंदर बेसिकली ये कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भी भारत से पाकिस्तान की तरफ चले गए थे उन लोगों को भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। फिर आर्टिकल 8 है, ये कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध। बेसिकली ये लोग एनआरआई के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के अंदर एनआरआई, ओसीआई एक्सेट्रा जो भी लोग हैं ये सब इसी के अंदर आते हैं। इनकी नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है आर्टिकल 8 में किया गया है। उसके अलावा आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 में किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त होने के बारे में प्रावधान है। मतलब अगर हम कभी भी किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारे देश की नागरिकता हमारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 जो है नागरिकता के अधिकारों के बने रहने से संबंधित है। आर्टिकल 11 जो है नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन, इससे संबंधित है। मतलब नागरिकता के अधिकारों के बारे में जितनी विधियां होंगी उनसे संबंधित कोई भी नियम जो होंगे ये सब संसद बनाएगी। बस इतना हमें याद रखना है, हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमारा एग्जाम इतना डीप का नहीं है। आगे देखते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के जो प्रावधान हैं वो कौन कौन से हैं। नागरिकता जो है एक तो हमें जन्म से मिल जाती है। भारत के राज्य क्षेत्र में अगर हम लोग जन्मे हैं यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हमारा जन्म हुआ है तो हमें भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर हम लोग भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं तो। अपवाद क्या होता है, अगर किसी विदेशी राजनयिक जो हैं यानी कि जो भी विदेशों के राजदूत हमारे देश में आए होते हैं, फॉरेन एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं विदेशों की, उनके बच्चे अगर भारत में पैदा होते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। उसके अलावा किसी शत्रु के अधीन भारत का जो कोई भाग है, जैसे मान लीजिए अभी पीओके है या अक्साई चीन है, वो क्या है पाकिस्तान ने अधीन उसे कब्जा कर रखा है, इधर अक्साई चीन पे चीन ने कब्जा कर रखा है, तो वहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा उसे हम लोग भारत का नागरिक कभी नहीं मानेंगे। फिर वंशानुगत जो होता है ये होता है, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाला अगर कोई बच्चा है तो वो भी भारत का नागरिक माना जाता है, अगर कुछ शर्तों के साथ माना जाएगा। अगर उसके माता पिता में से कोई भी उसके जन्म के समय वो भारत का नागरिक हो। जैसे मान लीजिए अगर इस देश का कोई भी नागरिक विदेश में जाता है लेकिन उसने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है और उसका बेबी वहाँ पैदा होता है किसी भी देश में, अमेरिका कनाडा कहीं भी जाके वो अपना बेबी पैदा करता है लेकिन उसने अपनी भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है, तो भले ही उस बच्चे की माँ विदेशी या किसी और देश की नागरिक हो, बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। वो वंशानुगत ऐसे कहते हैं। या फिर ऐसा ही माँ के साथ भी अगर कोई लेडी जाती है और कोई किसी विदेशी से शादी करती हैं लेकिन वो विदेशी भारत की नागरिकता नहीं छोड़ती हैं, विदेशी नागरिकता नहीं लेती हैं और उनका बेबी पैदा होता है तो वो जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। तो एक तरह से वंशानुगत का ये मतलब होता है। तीसरा जो है रजिस्ट्रेशन द्वारा या रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, जो लोग जन्म से या वंशानुगत तरीके से भारत के नागरिक नहीं होते हैं वो लोग जो है रजिस्ट्रेशन करके या रजिस्ट्रीकरण करके भारत के नागरिक बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई लेडी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेती है, किसी बाहर के देश की कोई लेडी होती है या किसी बाहर के देश का कोई पुरुष जो है भारतीय लड़की से विवाह कर लेता है तो वो लोग रजिस्ट्रेशन के द्वारा खुद को भारतीय नागरिक बनवा सकते हैं या बना सकते हैं, भारत की नागरिकता ले सकते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता, चौथा जो तरीका है देशीकरण द्वारा नागरिकता है। अगर कोई विदेशी जो है देशीकरण के लिए आवेदन करता है भारत सरकार के पास और भारत सरकार उस आवेदन को स्वीकार कर लेती है तो वो जो है हमारे देश का नागरिक माना जाएगा।
और पांचवा तरीका है भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता, यानी कि अगर हम लोगों ने कभी किसी देश पे आक्रमण करके कब्जा कर लिया या फिर उस देश ने स्वयं जनमत संग्रह करके ये कह दिया कि नहीं हम लोग भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, भारत का राज्य क्षेत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि भारत संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं, और भारत ने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि ठीक है आप आइए हमारे देश में मिल जाइए, तो उस देश के सभी नागरिक भारत के नागरिक माने जाएंगे, उनको नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। अब नागरिकता के अधिकारों की समाप्ति की बात करते हैं तो सबसे पहला तरीका है परित्याग, यानी कि अपने मन से देश की नागरिकता को अगर कोई त्याग दे तो नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। दूसरा तरीका होता है पर्यवसान। पर्यवसान का मतलब होता है किसी और देश की नागरिकता अगर हम लोगों ने ले ली, तो हमारे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान तो है नहीं, अगर किसी और देश की नागरिकता हमने ले ली तो हमारे देश की जो नागरिकता है यानी भारतीय नागरिकता की स्वतः समाप्ति हो जाएगी। वो इंसान जो भी किसी और देश की नागरिकता लेता है वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। तो ये बात करता है पर्यवसान, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो जाना पर्यवसान कहलाता है। उसके अलावा वंचित करना होता है, भारत सरकार नागरिकता छीन ले, ये भारत सरकार के पास ही अधिकार है कि हमारी नागरिकता को छीन सकती है। कब? जब हम लोग राष्ट्र विरोधी कार्य करेंगे या फिर किसी ने कपटपूर्वक नागरिकता प्राप्त कर ली हो, उस दशा में भारतीय सरकार को अगर पता चल गया तो ये नागरिकता की समाप्ति कर सकती है। हमारी सरकार जो है हमारी नागरिकता को छीन सकती है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए और यूपी के सभी एग्जाम्स की पूरी तैयारी समग्रता से करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।